नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, सीमा से जहां पर एक बार फिर से तनाव कम करने के बीच भारत चीन के बीच 9वें दौर की सैन्य स्तर वार्ता होने जा रही है। जी हाँ, बड़ी खबर, काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से चीन और भारत के बीच होने जा रही है वार्ता। जानेंगे आखिर इसके क्या है मायने। और उसमें दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। एलएसी पे भारतीय सेना की कर रहा है जासूसी, खुफिया एजेंसियों ने भेजा है अलर्ट। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों बड़ी खबर, जनरल बिपिन रावत ने फ्रांस के एयर रिफ्यूलर से भरी उड़ान, राफेल ने हवा में भरा ईंधन। जी आपको बता दे, कहीं ना कहीं तरीके से पराक्रम चल रहा है जोधपुर में। राफेल फाइटर जेटों की छोटी छोटी तकनीकी और छोटी छोटी खामियों को भी जानने की कोशिश, आखिर कैसे राफेल मार कर सकता है, इन सब के बारे में बारीकियां जानने में जुटे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, और उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस भी लोन के जाल में और से पाकिस्तान का निकल रहा दम। इमरान खान बोले और कर्ज लेने की हिम्मत नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान पूरी तरीके से यानी अब कर्ज लेने में हिम्मत नहीं है उसके, वो इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो भी आपको बताएंगे। इस बीच किसानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नकाबपोश आदमी का चेहरा आया सामने, बड़ा खुलासा हुआ। जी हाँ, बड़ी अपडेट इसके बारे में आपको बताएंगे। राजधानी की सीमाओं पर क्या कुछ चल रहा है, किसान फर्जी किसान कर रहे हैं राजनीति, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच हमीरपुर में बीएसएफ जवानों को थप्पड़ मारना पड़ा, महंगा थानेदार समेत 10 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। जी तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जो शाह फैसल ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। आखिर जम्मू कश्मीर से क्या बदल रही सियासत, वो भी बताएंगे। इस बीच 2 साल की सजा हुई है आप विधायक सोमनाथ भारती को, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दर्शक। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। तनाव कम करने के बीच भारत और चीन के बीच 9वें दौर की सैन्य स्तरीय रविवार की वार्ता करने वाले हैं। जी हाँ, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल से जारी सैन्य तनाव को कम करने के लिए कल यानी रविवार को कॉर्प्स कमांडर सैन्य स्तर की वार्ता करेंगे। ये बातचीत मोल्डो के सामने चुशूल में होगी। भारत के इलाके में चुशूल में वार्ता के लिए चीन के अधिकारी और भारत के सैन्य अधिकारी पूर्वी लद्दाख में पिछले साल से जारी तनाव को कम करने के लिए ये मीटिंग करेंगे। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लगभग 8 महीनों से सीमा पर गतिरोध बना हुआ है। राजनयिक और सैन्य वार्ता के दौरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच सैन्य वार्ता के 8वें और अंतिम दौरों की बातचीत 6 नवंबर को हुई थी, जिनमें दोनों पक्षों ने टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों को वापसी पर व्यापक बातचीत की थी। दोस्तों लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल 9वें राउंड की बातचीत होने वाली है 2 महीने बाद लगभग। ऐसे में देखने की बात होती है क्या कुछ नए रास्ते निकलते हैं। हम चलते हैं अपडेट। लेकिन इस बीच चीन नहीं आ रहा है बाज। एलएसी पे भारतीय सेना की कर रहा लगातार जासूसी। यही कारण है कि लगभग 1 महीने पहले चीन की सेना भारतीय सैनिकों के कब्जे में आए थे। खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट भेजा है। चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन अब वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पे भारतीय सेना की जासूसी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पे लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में चीन की हरकतों का पता चला है। एलएसी पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के इंटेलिजेंस द्वारा भारतीय सेना की आवाजाही और सीमा पर जारी निर्माण कार्य की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसी काराकोरम के पास दौलत बेग ओल्डी डीबीयू प्योंगयांग सो नदी के किनारे सिक्किम और अरुणाचल में एलएसी के पास हर तरीके की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम है। चीनी कोशिशों की जानकारी सेना के शीर्ष अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम आला अधिकारियों पर तक पहुंचा दी गई है। भारतीय और चीनी सैनिक पिछले 8 महीनों से पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच गतिरोध ठंड के महीने से भी जारी है। दोनों पक्षों के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सीमा पर तनाव कम करने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत फ्रांस के एयर रिफ्यूलर से भरी उड़ान, राफेल ने हवा में भरा ईंधन। और इस बीच दोस्तों आपको बता दें, फाइटर जेट की एक छोटी बड़ी चीज़ जानने में जुटे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत। युद्ध की सिचुएशन में पूरी तरीके से पराक्रमी बन रहे हैं हमारे वीर वायु सैनिक।
पाकिस्तान की सीमा पर चल रहे भारत और फ्रांस की वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की चीन की नज़रें भी जमी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के रक्षा प्रमुख चीफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी युद्धाभ्यास को देखने पहुंच रहे हैं। जनरल रावत ने भी इससे पहले फ्रांस की टीम के मुखिया मेजर जनरल लॉरेंट से मुलाकात की है। उन्होंने फ्रांस के एयर रिफ्यूलर के उड़ान भरकर करीब 50 मिनट तक दोनों देशों के वायु सैनिकों के युद्धाभ्यास की बारीकी से परखा है। इस दौरान राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों ने हवा में ईंधन भरने का कमाल भी कर दिया है। युद्धाभ्यास की शुरुआत सुबह हुई है और सबसे पहले दोनों देशों के वार रूम में संयुक्त ब्रीफिंग भी हुई है। सुबह करीब 6:30 बजे रनवे के झालामन छोर से राफेल टेक ऑफ हुआ है और एक के बाद एक बार फिर 4 राफेल आमने सामने गरजने लगे हैं। इसके बाद सुखोई 3 MKI में भी उड़ान भरे हैं। भारतीय अवाक्स ने हवा में फाइटर जेट्स को कंट्रोल किया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, चीन को भारत का सख्त संदेश, जब तक ड्रैगन नहीं हटाएगा सैनिक तब तक डटे रहेंगे हमारे जवान। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बरकरार है। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि फिलहाल सख्त लहजे में कहा है कि भारत सैनिकों की संख्या में तब तक कमी नहीं करेगा जब तक वो चीन ये प्रक्रिया शुरू नहीं करता है। हालांकि उन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का हल निकलने का भरोसा भी जताया है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत सीमा क्षेत्रों से बेहद तेजी के साथ आधारभूत ढांचे को विकसित कर रहा है और चीन ने कुछ परियोजनाओं को लेकर आपत्ति भी जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक टीवी न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा है कि सैनिकों की संख्या में कमी नहीं आएगी। भारत सैनिकों की तैनाती में कब तक कमी नहीं करेगा जब तक कि चीन ये प्रक्रिया शुरू नहीं करता है। हम चलते हैं अगले अपडेट। लोन के जाल में फंसे पाकिस्तान का निकल रहा दम, इमरान खान बोले और कर्ज लेने की हिम्मत नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्थिक हालात यूँ तो हमेशा ही खराब रही है, लेकिन अब तक जिस तंगहाली में वो पहुंच गया है उससे मुताबिक मुल्क का नाम बदलकर कंगालिस्तान कर देना ही ठीक रहेगा। गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान कभी सऊदी पर अपना पैसा मांग रहा है तो कभी UAE। एक लोन चुकाने के लिए उसे दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि नया पाकिस्तान बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए इमरान खान ने कबूल किया है कि मुल्क अब और कर्ज लेने की सिचुएशन में नहीं रह गया है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाए जाने के बाद इमरान खान ने कहा है कि तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ ग्राहकों पर इसलिए डालना पड़ा ताकि देश की और अधिक कर्ज के बोझ से बचाया जा सके। एक प्राइवेट टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा है कि पेट्रोलियम कीमतों को कम कर रखने के लिए देश और अधिक लोन नहीं ले सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, साफ साफ इमरान खान कंगाली पर रोना। चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, फिलहाल 11,000 फीट की ऊंचाई पर वाईफाई सेवा से जुड़ी ITBP की मिलन चौकी। चीन सीमा पर समुद्र से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ITBP की अग्रिम चौकी मिलन वाईफाई सेना से जुड़ गई है। वाईफाई सेवा शुरू होने से सीमा पर तैनात जवान इंटरनेट का इस्तेमाल कर अपने परिजनों को वीडियो कॉल भी कर पा रहे हैं। वाईफाई से जुड़ने के बाद ITBP के जवानों को सूचनाओं के आदान प्रदान में सुविधा भी मिल पा रही है। चीन सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारत सरकार ने सीमांत की चौकियों पर आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ इससे पहले सुचारू संचार सुविधा न होने से सीमा पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी कैंप मुख्यालयों में अधिकारियों को पहुंचने में दिक्कत भी होती थी। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का विधायक सोमनाथ भारती, जिसने CM योगी को दी थी धमकी, मरेगा योगी लिख कर लो। जी हाँ, लिख कर देने वाला ये सोमनाथ भारती, 2 साल की सजा, 1 लाख का लगा जुर्माना। दिल्ली की राव जबन्नी कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना न भरने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इससे पहले अदालत ने इस मामले में सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया, वहीं 4 अन्य आरोपियों को मामले में बरी कर दिया है। चारों आरोपियों को कोर्ट से दोषमुक्त करार दे दिया गया है। हालांकि बाद में आप विधायक को कोर्ट से 2,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी गई है।
है। तो ये बड़ी खबर अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी ने बदला प्लान। जानिए एआईएमआईएम के टारगेट पर कौन सी है वो सीटें। जी हाँ, यूपी के सियासी समर में भाजपा और समाजवादी पार्टी एसपी के बाद यदि किसी पार्टी की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है तो वो असदुद्दीन ओवैसी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। आपको बता दें कि पार्टी इसमें राजनीतिक माहौल धीरे धीरे उफान पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ एआईएमआईएम ने अपनी मजबूत स्थिति जमाई थी, खास करके मुस्लिमों के वोट बड़े पैमाने पर ओवैसी को भी मिले थे। आपको बता दें कि चौथे नंबर की पार्टी बन गई थी और यही कारण है कि इस बार ओवैसी का मानना है कि कम से कम दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी बने। यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों को वोटों को एकजुट करने के लिए भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। सीडब्ल्यू एनआरसी जैसे तमाम मुद्दों पर खुलकर मोदी सरकार का विरोध करने वाले ओवैसी को लग रहा है कि मुस्लिमों के साथ साथ कुछ दलितों का वोट मिलेगा तो यूपी में इनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखने की बात है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोस्तों यूपी में अपना टारगेट खास करके इन जिलों में लगा दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर आजमगढ़, जौनपुर और इसके साथ ही गाजीपुर, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, चंदौली, अंबेडकर नगर के वो जिले हैं जहाँ पे पूर्वांचल में इन जिलों पे बड़ा फोकस कर दिए हैं। आपको बता दें कि इसलिए ओवैसी को लग रहा है कि फिलहाल यहाँ पनपने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। छोटे दलों के साथ मिलकर यहाँ कुछ बड़ा गेम करने की जुगत में है। अब चलते अगले अपडेट। देश का मिजाज अगले पीएम के लिए मोदी के बाद योगी पहली पसंद है। बीजेपी में शाह ही नमो का बेस्ट विकल्प। दरअसल कोरोना महामारी और बॉर्डर पर चीन से चुनौतियों के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में जादू पहले की तरह बरकरार है। इंडिया टुडे और कार्बन इनसाइट के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी भारत के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद बने हुए हैं। सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात यह आई है कि फिलहाल सभी दलों की बात करने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी सहित तमाम दूसरे नेताओं से ज़्यादा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं की बात करें तो पार्टी के अंदर अगले पीएम के रूप में 30% लोग अमित शाह और 21% लोग योगी को देखना चाहते हैं। इंडिया टुडे और कार्बन इनसाइट के सर्वे के मुताबिक देश के 38% लोग अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को ही चुनना चाहते हैं। इससे आपको बता दें कि जाहिर होता है कि मोदी की लोकप्रियता अभी भी देश में पहले की तरह ही कायम है। पीएम मोदी की तुलना में बीजेपी के दूसरे और विपक्षी दल के अन्य नेता कहीं नहीं ठहरते हैं। इतना ही नहीं, मोदी गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे अधिक समय तक इतनी इस कुर्सी पर विराजमान हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें फिलहाल शाह फैसल ने कोरोना टीकाकरण पर बांधे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल, बोले ये गुड गवर्नेंस और राष्ट्र निर्माण की तरफ भागीदारी। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में बदल रहे सियासी समीकरण, मोदी का विरोध करने वाले पूर्व आईएएस शाह फैसल हुए मोदी के मुरीद। जम्मू कश्मीर के आईएएस अफसर रहे शाह फैसल पे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने ट्वीट करके ऐसी बात कह दी है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल शाह फैसल ने एक ट्वीट में कहा है कि फिलहाल जिसमें भारत ने कोवैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ पीएम मोदी की भी तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत जगत गुरु की राह पर बढ़ चला है। दरअसल शाह फैसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि फिलहाल ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम से कहीं अधिक है। उन्होंने लोगों आगे लिखा है कि ये सुशासन प्लस मानव पूंजी निर्माण प्लस राष्ट्र निर्माण प्लस भारत एक जगत गुरु के रूप में ग्लोबल नेतृत्व को संभालने वाला है। आपको बता दें कि नौकरी छोड़कर शाह फैसल ने पार्टी बनाई थी, लेकिन पिछले साल अगस्त में शाह फैसल ने अपनी ही पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। फैसल ने इस बात के संकेत दिए कि उन्होंने फिर से सेवा में बहाल किया जा सकता है। फैसल ने कश्मीर के नौजवानों की आवाज़ बनने का वादा किया था और अब इस ट्वीट के बाद सेवा में उसकी वापसी के चर्चे के तौर पर देखा जा रहा है। हम सब देंगे अपडेट। सतीश पुनिया का दावा जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। राजस्थान में जहां कोरोना की वजह से बची है सरकार, बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ा उलटफेर हो रहा है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया मेवाड़ अंचल के दौरे पर और इस दौरान वो उधमपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा बल्कि राजस्थान में जल्दी मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं भी जता दी है। सतीश पुनिया का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में अंतरकलह चरम पर है और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद ये कलह और बढ़ेगी। इनमें मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं भी प्रबल होती जा रही हैं। सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार के 2 वर्ष से अधिक के कार्यकाल को पूरी तरीके से विफल बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार चुनावी दौर में किए गए अपने एक भी वायदे पर खरी नहीं उतरी है।
हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। नेताजी 125वीं जयंती आज मनाया जा रहा है देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में। जी हाँ, कोलकाता में भाजपा नेताओं का जमावड़ा, पीएम मोदी भी पहुंचे बंगाल। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इसे भारत सरकार पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाकर नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वो कोलकाता में जयंती के उपलक्ष्य पर होने वाली 2 कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल में और ममता के गढ़ में ममता को ही खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में गए दोस्तों। असम में भी चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पे है। पीएम मोदी ने खास करके असम पहुंचते ही असम की जनता को कहीं न कहीं एक तरीके से फिर से चुनाव में परिणाम देने की बात की। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल का धन्यवाद जताते हुए कहा है कि फिलहाल सर्बानंद सोनोवाल पूरी तरीके से कहीं न कहीं असम की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया गया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल शाह के बूथ जीतो सीट जीतो मंत्र से आगे बढ़ रही भाजपा अध्यक्ष का बड़ा बयान, पन्ना कमेटियों के गठन का ऐलान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पंचायत चुनाव से लेकर मिशन 2022 और 2024 में पार्टी का झंडा फहराने के लिए मंडल पदाधिकारियों एवं बूथ अध्यक्षों को बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देने को कहा है। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति तथा पन्ना कमेटियों का गठन करने को कहा है। भाजपा की जीत के लिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बूथ जीतो सीट जीतो और अपना बूथ सबसे मजबूत मंत्र को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को गाँव के लोगों से सतत सहज सघन और सौम्यता से संपर्क व संवाद का सूत्र समझाया है। चुनावी जीत और सांगठनिक मजबूती का रोड मैप बनाने के लिए 2 दिनों के दौरे पर आए नड्डा ने एक दिन शुक्रवार को भी जमकर हमला विपक्षियों पर बोला और 2022 के चुनाव पर विजय पताका लहराने का ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। कुंभ मेले में सुरक्षा के लिए खास प्लान तैयार, होंगे 15,000 विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती। धर्मनगरी हरिद्वार में अगले महीने में शुरू होने जा रहे कुंभ मेले के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मेले की सुरक्षा चौकस हो, इसके लिए विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल में हो रहे महाकुंभ में व्यवस्थाएं बेहतर करना बड़ी चुनौती हो रही है। मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग के पास हो रही है, लेकिन पुलिस के पास कर्मचारी कम होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करना आसान नहीं हो रहा है। लिहाजा मेला पुलिस ने इनके लिए खास प्लानिंग भी कर दी है। दरअसल मेला पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने और पुलिसकर्मियों की सहायता के लिए तकरीबन 15,000 विशेष पुलिस अधिकारी की तैनाती भी करेंगे। यही सभी स्वयंसेवक, विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, स्थानीय और आम जनता के बीच के लोग होंगे। इन सभी को कुंभ मेले के दौरान पुलिस एक्ट के तहत विशेष अधिकारों से लैस कर मेला क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव की हालत चिंताजनक, रांची के रिम्स से दिल्ली की एम्स शिफ्ट किया जाएगा। चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू यादव की हालत चिंताजनक है। तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने रांची के रिम्स हॉस्पिटल में दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया है। रिम्स मेडिकल बोर्ड ने बैठक कर इस बात का फैसला किया है। रिम्स ने इस बाबत होटवार जेल प्रबंधन को भी जानकारी दे दी है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।